पढ़ रहे हो तो मैथ्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एनसीईआरटी किताबें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। या जैसे मैं आपको जो जो चीजें समझाते जाऊँ, जो जो कंसेप्ट आपको समझाते जाऊँ, उनकी नॉलेज यहाँ पर आपको होनी चाहिए, तभी आप लोग इन मैथ्स पेडागोजी या जो आपकी जो भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो उसको यहाँ पर सोल्व कर पाओगे। तो आज हमारी मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर फर्स्ट है, दोनों ही एग्जाम के लिए, आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपकी पहली क्लास को। उसके अलावा आपका सीटेट का बैच है जो मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर चल रहा है, जिसमें आप लोगों का चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे दोनों हो, वहां पर जाकर आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। और जिसके अंदर ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी सीडीपी की बुक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक आती है नॉर्मल पेडागोजी जिसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो, बट एक होती है आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी। उस सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, वरना जो आपकी जैसे नॉर्मल पेडागोजी आती है, तो आपने मान लीजिए मेरे पास सीडीपी की बुक है, वो अगर आपके पास है या बैच ले रखा है जो मैं यूट्यूब पर आपको चीजें बताता रहता हूँ, उससे भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उसको मैं आप लोगों के साथ निपटाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन कौन से महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों का मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। और जो मैथ्स यानी एनसीएफ के अंदर एक बात कही जाती है कि लोगों का या बच्चों का मैथ्स के प्रति भय है, जिसके कई सारे रीजन है, यानी कि जो मैथ्स के प्रति डर होता है, तो वो डर भी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपका एक एक करके आप पर निकालता रहूंगा, ठीक है। देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, और आप लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते जाना और फिर उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर देते जाना, ठीक है जी। गुड इवनिंग सभी को। देखिए पहला देख लेते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो गणित शिक्षण होता है, गणित की जो टीचिंग होती है, उसमें जो संज्ञानात्मक संघर्ष होते हैं, यानी कि जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। संज्ञानात्मक संघर्ष यानी कि जो आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके संज्ञान के अंदर जो जो आप लोगों ने कंसेप्ट बना रखे हैं, बनाओगे, और उनके बीच में यहाँ पर द्वंद हो रहा है, यानी कि दुविधा हो गई यहाँ पर, तो ये होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, आपका जो इसके अंदर संघर्ष आप लोग कह सकते हो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, बच्चे के माइंड के अंदर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आ गए। जैसा आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं, अरे यार मैथ्स तो बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगी मैथ्स, हम तो छोड़ देंगे यहाँ पर मैथ्स को, ठीक है। अब ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में आ गया कि यार अगर मैथ्स छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल छोड़ दिए, चलो कोई नहीं, पेडागोजी भी छोड़ देंगे तो यार हमारे तो नंबर लेकर चली जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छा खासा स्कोर आता है। तो आपके दिमाग के अंदर एक यहाँ पर दुविधा आ गई, एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की जगह आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ये भी ठीक है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट एक बार को आप मान सकते हो कि ठीक होता है, जब तक मैथ्स के अंदर तो इस प्रकार के कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट बनते रहते हैं। माना कि उसकी आयु इतनी है, कोई बच्चा पूछ लेगा क्यों मान लिया, जितनी है उतनी यहाँ पर बता दो, या दिमाग में सोचेगा पता नहीं क्यों मानी मानी करता रहता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की जगह आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, कॉग्निटिव जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये आपकी सबसे ज्यादा समस्या समाधान में आपको सहायता देती है। बट इसने जो क्वेश्चन पूछा है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो संज्ञानात्मक संघर्ष हो रहा है, उसके विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त यहाँ पर होगा, सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पर होगा। पहला, संज्ञानात्मक संघर्ष यानी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए, यानी कि एक्सेसिबल बनाने के लिए, ताकि बच्चा इन कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जान पाए। अरे भाई पढ़ ले, अगर मैथ्स नहीं करेगा एग्जाम के अंदर तो सीटेट का एग्जाम भी नहीं पास होगा, कि जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयास जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आज आपकी मैथ्स पेडागोजी लेकर आया। मैथ्स के न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपने मेरे नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल देखे होंगे, तो मेरी भाषा के अंदर न्यूमेरिकल लिखे हुए, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आपको समझा रहा हूँ कि मैथ्स भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो यहाँ पर टीचर के विचारपूर्ण प्रयास है, उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो आपका ये आंसर अभी तक ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, गलत। प्रभाव देने के लिए प्रभावी होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। यानी मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग ये सोच रहे हो मैथ्स करे या नहीं करे, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट आती है, पता नहीं कैसे न्यूमेरिकल दे देता है, कैसी पेडागोजी आती है, इसको छोड़ दो। तो क्या है जो टीचर मुझे वाली बात कहनी चाहिए आपको, या आपको ये वाला काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आसान सब्जेक्ट है, आसानी से आप लोग कर पाओगे, और मैथ्स पेडागोजी तो वैसे भी बहुत आसान आती है, ठीक है, अगर आपको सही कंटेंट मिल जाए तो। अदरवाइज ये मुश्किल भी बन जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट के साथ जाऊंगा, तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में, किसके भारत के ज्ञान के बारे में क्या बात करती है या इसके बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, जब आपकी ये शिक्षा नीति 2020 आई तो आने के बाद कई सारे राज्य थे, उन्होंने इनफैक्ट इसके ऊपर सेमिनार रखे थे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान इनके अंदर यहाँ पर आए थे। ठीक है, आई थिंक मैंने जो देखा तो मध्य प्रदेश के अंदर एक हुआ था, एक जो इसके ऊपर हुआ था भारत संगम करके, यानी कि जो भारत का जो ज्ञान होता है, भारत के ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताने के लिए इस प्रकार के सेमिनार होते थे। क्योंकि शिक्षा नीति 2020 के अंदर ये पूरा फोकस किया गया है कि बच्चे अपने समाज के बारे में, अपने भारत के बारे में मूल विचारधारा को यहाँ पर जान सके। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका कौन सा ठीक नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हाँ भाई, डेली क्लास होता है, देख लो सही से, डेली 8 बजे क्लास होता है। पहला, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। देखिए, क्या आप लोगों ने शिक्षा नीति 2020 पढ़ी है, चाहे आप लोगों ने एनसीएफ जो नए वाला आ रहा है 23 वाला, तो नए वाले एनसीएफ के अंदर भी आप लोग क्या देखोगे, जो हमारा प्राचीन भारत है, यानी कि जो हमारा पुराना भारत है, और जो हमारा आधुनिक भारत है जो चल रहा है, इन दोनों का समावेशन उस वाले नए एनसीएफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर सरकार की ये नीति थी कि जो बच्चा होता है वो आधुनिकता के बारे में तो जाने कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, भविष्य के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, जो भी नए नए तरीके आधुनिकता से भरे हुए हैं, या हमारा भारत किस तरफ को जा रहा है उसके बारे में तो बच्चा जाने, लेकिन अपनी जो मूल जड़ है उनको भी बच्चा ना छोड़े। जैसे बच्चा अपने ज्ञान के बारे में जान सके, आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर बच्चा जान सके, वेदों के बारे में बच्चा जान सके, जो पहले की जो शिक्षा पद्धतियां होती है, इनफैक्ट उन शिक्षा पद्धतियों के जो पहले नाम थे उनको रीअरेंज करके इंग्लिश के अंदर लिख दिया है। यानी पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चे को हम लोग स्कूल से उसको ऐसा तैयार कर सके ताकि बच्चा हमारे पुराने इतिहास के बारे में, यानी प्राचीन भारत के बारे में और आधुनिक भारत के बारे में यहाँ पर जान सके। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित है। विभिन्न विषयों, अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है, गणित यानी मैथ्स, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, एग्रीकल्चर इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, और यहाँ पर अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों को जान सके। ठीक बात है। जो ट्राइबल नॉलेज होती है, देखिए हमारे देश के अंदर बहुत सारी जनजातियां हैं, और हमारी ये कोशिश है कि जो ये जनजातियां होती है तो बच्चों को इसके बारे में पहले समझाए, और समझाने के साथ साथ में इन आदिवासी जो जनजातियां होती है इनके बारे में बच्चों को सेंसिटिव करें, इनके बारे में जो इनकी जो संस्कृति होती है, इनकी जो भाषा होती है, उसके प्रति एक सम्मान की दृष्टि यहाँ पर देख सके। तो ये आदिवासी ज्ञान की बात कही गई है। अलग अलग अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके की बात की गई है कि जो देखो पुराने टाइम में हम लोग कैसे सीखते थे, देसी तरीके से सीखते थे, पारंपरिक तरीके से यहाँ पर सीखते थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि दोनों चीजों का मिक्सचर लिया हुआ है, आधुनिक भारत का भी और आपके प्राचीन भारत का भी। ठीक है, ये भी ठीक है भैया। आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्सों के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करें, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, संस्कृति का आदान प्रदान नहीं होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसके ऊपर कई सारे प्रोग्राम हुए थे, जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश का एक बताया, तो कभी मध्य प्रदेश में जाके देख लिया कि वहाँ का क्या कल्चर है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार से बच्चे अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। कभी गुजरात के अंदर चले गए, कभी दिल्ली के अंदर चले गए, कभी किसी के अंदर चले गए। तो जो हमारे देश के अंदर बहुभाषिकता है, या जिसको आप लोग पढ़ते हो मल्टीलिंगुअलिज्म, हमेशा एक संसाधन के रूप में होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा जब भाषा का आदान प्रदान होगा, और जब हम इस प्रकार के अलग अलग राज्यों के अंदर दौर भी करेंगे। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा है। देखिए, औपचारिक परीक्षा को तो मना कर दिया। शिक्षा नीति 2020 ने क्या कहा है कि जो औपचारिक परीक्षा है, यानी जो आपकी फॉर्मल पेपर्स होते थे, कि वही आपका पेपर आ गया, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर आ गया, जो 33 नंबर लाएगा वो पास है, बाकी वाले आपके पास की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। क्या इस प्रकार की फॉर्मल आपकी जो टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, औपचारिक परीक्षाएं होती है, क्या इसका यहाँ पर सहारा लिया जाएगा? जी नहीं। आप लोगों को पता हो तो मैंने आपको शिक्षा नीति 2020 के अंदर एक बात बताई थी कि अब बच्चों के लिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें बच्चे के तीनों डोमेन शामिल होंगे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, और उसके साथ में जो बच्चा अपना आकलन खुद से करेगा, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करेगा, वो आपके लिए सबसे बढ़िया माना जाएगा। जो टीचर असेसमेंट होगा वो बढ़िया माना जाएगा। पीयर असेसमेंट यानी जो उसके सहपाठियों का आकलन होगा वो बढ़िया माना जाएगा, ना कि सिर्फ आपकी औपचारिक परीक्षा है तो आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर हमारा यहाँ पर, नेगेटिव आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इसके बारे में? वेरी गुड, डीडी यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, ठीक है भाई। क्या लिखा है एक ने? अनौपचारिक, ठीक है,
अच्छा, अनौपचारिक में अच्छी तरह क्या लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्लास 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखे। क्या प्रश्न रखे कि प्रातःकालीन सैर में, यानी कि जो सुबह सुबह की जो सैर होती है, उसमें 3 व्यक्ति एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक की न्यूनतम कितनी दूरी चले, कि वो प्रत्येक कम से कम कितनी दूरी चले। क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया न्यूनतम, यानी कि कम से कम वो यहाँ पर कितनी दूरी चले कि वही दूरी पूरे के पूरे कदमों में तय कर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक यहाँ पर होगी। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपका 6 to 8 के लिए है, यही क्वेश्चन आपका 1st to 5th में भी पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा तो 1st to 5th में आता है। कैसे? कोई भी आपको एक इक्वेशन दे देगा इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी कि सुबह के टाइम पर कोई सैर कर रहे थे फलाना फलाना सेंटीमीटर की तरफ से, तो इस क्वेश्चन को आपको न्यूमेरिकल के अंदर डाल देगा, और इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के अलावा आपके पेडागोजी वाले सेक्शन के अंदर डाल देगा। अब यहाँ पर आपको जो समझ होनी चाहिए, आपको अपने चैप्टर की यहाँ पर समझ में होनी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर दिए हुए कौन से, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो आपके चैप्टर दिए हुए हैं। अगर आप लोग 1st to 5th वाले हो तो एनसीईआरटी की भाई जो किताबें उनको नजर डाल लिया करो, कौन कौन से चैप्टर है, किस किस चैप्टर में क्या क्या बात कही गई है। या मान लीजिए आप लोग जैसे पेड वगैरह क्लास पढ़ते हो, तो आप पर टीचर पहले लिख देता है कि भाई आज मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया करो, उसकी क्या विशेषता होती है वो सभी आप लोग यहाँ पर जान लिया करो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आया कि वह न्यूनतम कितनी दूरी चले, यानी कि कम से कम कितनी दूरी चले, तो जहां पर कम से कम की बात आ जाती है और कोई भी इक्वेशन हमें दे दी जाए, तो कम से कम बात आने पर हम लोग उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। अगर हमको यही क्वेश्चन को सोल्व करना होता तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते, 70, 85 और 95 का। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट सिखाया जा रहा है? ये कंसेप्ट सिखाया जा रहा है आपको, एलसीएम का कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। अगर कम से कम की जगह यहाँ पर आ जाता है ज्यादा से ज्यादा, अगर यहाँ पर आ जाता है ज्यादा से ज्यादा है, तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट सिखाते? तो हम उसको एचसीएफ का कंसेप्ट सिखाते हैं, ठीक है। तो यानी आपको एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, अपने चैप्टर पता होनी चाहिए कि डिवीजन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और आपका एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सेक्शन के अंदर आपका क्वेश्चन आता है और पेडागोजी वाले सेक्शन के अंदर ऐसा आपका मतलब कह सकते हो कि आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग जरूर देखना, चाहे एनसीईआरटी की किताब में देख लो, अगर कोर्स वगैरह से पढ़ रहे हो तो टीचर वहां पर आपको सारी चीजें पढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। ये चाहे आप लोग इसका एलसीएम लेके देख लेना, आंसर यहाँ पर आपका सही निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि जो खेल एकीकृत जो शिक्षा शास्त्र है, यानी कि जो आपका गेम का इंटीग्रेटेड पेडागोजी होती है, ठीक है। तो इस गेम इंटीग्रेटेड पेडागोजी, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी को क्लास में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक बात है, और आप सभी को पता है कि बच्चा खेलकूद के माध्यम से तो बहुत जल्दी सीखता है। इनफैक्ट मैथ्स के अंदर तो जो आपके कह सकते हो कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चा जो उसको इंटरेस्ट आता है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। किसी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को चीजें सीखने में मजा आता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपकी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी यानी कि खेल एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब आप लोगों ने एक बात तो देख ली कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो किसी सब्जेक्ट में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और खासकर गणित के अंदर तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी गणित से संबंधित मैं आपको कुछ गेम बताऊंगा, क्योंकि गणित के भी कुछ खेल होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, गणित के आउटडोर के गेम होते हैं। इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर मतलब जो आपके घर के बाहर खेले जाते हैं। उन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं भाई थर्ड के साथ क्या जा रहे हो। थर्ड क्या आपका ए और डी, यानी कि आपने बीसी को यहाँ पर गलत उतार दिया। चलो देखते हैं कौन सा सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चा भी मजा लेता है। क्यों? गेम के माध्यम से यहाँ पर कोई चीजें सीखी जा रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है, आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बहुत सारे आपके गेम है जो गणित पढ़ाने के अंदर आपके संभव होते हैं। उन गणित के खेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है, तो 1st to 5th वालों के लिए एक गेम दिया हुआ है। वो गेम इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, सांप सीढ़ी का, ठीक है। उस एनसीईआरटी की किताब में एक गेम दिया हुआ है सांप सीढ़ी का।
मैंने एक दिन आपसे क्लास में पूछा था कि कितने आप लोग ऐसे हैं जिन्होंने सांप सीढ़ी का गेम खेला है। तो आई थिंक सभी ने सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा। ठीक है, पहले वो गोटी डालते हैं, उस पर नंबर आता है 4 5 6 और उसी के हिसाब से आगे चला देते हैं। अगर वो सांप के मुंह में आती है तो नीचे जाते जाते सांप के पेट से नीचे पहुंच जाते हैं। यानी सांप सीढ़ी का गेम होता है। तो देखो बच्चा इसमें इंटरेस्टिंग वे में सीखेगा। यहाँ पर बच्चा काउंटिंग सीखता जा रहा है। यहाँ पर बच्चा इकाई दाई सैकड़ा के बारे में यहाँ पर चीजें सीखता जा रहा है। यहाँ पर बच्चा घटाना कैसे होता है उसके बारे में चीजें सीखता जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है अगर बच्चा इस प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसने कहा खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है। गलत यार, संभव है। इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा तो इसे टालना चाहिए। जी नहीं, समय खर्च नहीं होता भाई, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चा इंटरेस्ट लेता है इसके अंदर तो टाल नहीं सकते इसको आप। प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल होते हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए बाहर के जो गेम होते हैं, जो प्रसिद्ध खेल होते हैं वो तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ देसी भी खेल होते हैं। आपने खेला है कुछ देसी खेल? जैसे उल्टी गिनती, कभी खेला उल्टी गिनती? कार्ड ले लिए और कार्ड पर मतलब ज्यादातर गांव के अंदर वो कार्ड चलते थे, वो ताश खेलने वाले, शिप वाले। ठीक है, ये मेरी शिप, ऐसे बड़े बूढ़े अब भी खेलते हैं, पार्क के अंदर खेलते मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर कार्ड के अंदर ऐसे ताश जो खेले जाते हैं उस पर नंबर लिखे रहते हैं, जोकर का है, ये राजा का है, फलाना का है। तो बड़े बूढ़ों के साथ में बच्चा भी मजा लेता है। ठीक है, कि चाचा ये वाला ताश फेंको, ये वाला वो चीज फेंको। ठीक है, जैसे मैंने कहा सांप सीढ़ी का गेम तो सभी ने खेला है, चाहे शहरी बच्चा हो चाहे गांव का बच्चा हो, ये सभी ने यहाँ पर खेला हुआ है। तो कई प्रकार के गेम होते हैं और स्वदेशी खेल भी है, और हमें तो स्वदेशी में ही मजा आता है ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने खेला हुआ है। तो आपने जो आंसर दिया ए और डी बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया, तो मैं भी आप लोगों के साथ चला जाऊंगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने सांप सीढ़ी वाला गेम और ये वाला ताश वाला खेला है? सिप, ये मेरी सिप, ये मेरा जोकर। ठीक है, इसके ऊपर जुआ भी खेलते हैं, पता है? गांव के क्या, शहर के लोग, शहर के अंदर जब आप क्लब के अंदर जाओगे ना तो थोड़ा सा देखो मैं कल्चर बताता हूँ। गांव में क्या होता है, 4 5 बड़े बूढ़े से बैठे गए और वहां पर आपस में ताश खेल रहे। शहर के अंदर क्या होता है, 4 5 बड़े बूढ़े बैठे गए। ठीक है, वहां पर साथ में ड्रिंक चल रही है और उसके साथ में ताश खेले जा रहे हैं। उसके लिए क्लब के अंदर जाते हैं बाकायदा। गांव में तो 4 पाई डाली, आ जाओ भी, बैठ जाओ यहीं पर खेलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कल्चर जरूर अलग हो सकता है, लेकिन देखो गेम तो यहाँ पर एक ही खेला जा रहा है, उसको कुछ ही आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, चीटिंग करी उस वाले गेम के अंदर? क्यों, बहुत से लोगों ने चीटिंग भी करी होगी। जैसे मान लो सांप सीढ़ी का गेम है तो उसके अंदर किसी ने चीटिंग करी है, जैसे सांप के मुंह पर आने को ही गोटी की थोड़ा सा पीछे कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और भी तो आता था, वो इस प्रकार का रहता था, 4 कॉलम बने होते हैं, मैं उसका नाम भूल गया, क्या नाम था सर उसका? है, हाँ, लूडो गेम आता था। ऐसे 4 कोने बने रहते थे और यहाँ पर एक एक कोने को पार करते हुए हमें यहाँ पर लाना पड़ता था। देखो कितने कितने इंटरेस्टिंग गेम होते थे यार आपके। ठीक है, मजा आता था इन गेम को खेलने में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ गया, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास 4th का बच्चा ज्यामितीय आरेखों, यहाँ पर आपकी बात हो रही है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन सी होती है? लाइक आपका रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आयत वर्ग वगैरह आप लोग जो पढ़ते हो, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को, उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना भी करता है। तो वेन हिले, देखिए एक आपके सामने बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन यहाँ पर आ गए और ये दुनिया के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम हुआ और आपके एग्जाम के अंदर तो वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं और प्राइमरी और प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन, वेन हिले ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वेन हिले ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत। ठीक है, किसका? ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत, यानी कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का इन्होंने आपका प्रिंसिपल यहाँ पर दिया था। देखिए जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत, यानी जब बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को समझना शुरू कर देता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को किस प्रकार से सीखना शुरू कर देता है। देखिए आप लोग इतने बड़े हो गए, आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सीखा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल सीखा, स्क्वायर सीखा। तो बच्चा इन चीजों को कैसे सीखता है? जैसे मान लीजिए क्लास 1st के अंदर है या प्राइमरी के अंदर है तो किस किस प्रकार से सीखता गया, अपर प्राइमरी के अंदर है तो वहां पर किस किस प्रकार से सीखता गया। तो इसी के बारे में ये सिद्धांत दिया था कि बच्चा ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है इनको किस प्रकार यहाँ पर सीखता है, उसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लेवल बताए और ये लेवल मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके वेन हिले द्वारा बनाए गए थे। किसके? जो ये आपको